ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन अवश्य दबा दें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा दें। चाइना परस्त भारतीयों को, लेफ्ट लिबरल को, कांग्रेस पार्टी को, स्पेसिफिकली जयराम रमेश को बड़ा भारी धक्का लगा है। इतना बड़ा धक्का लगा है कि मुझे पता लगा है कि जयराम रमेश की तो सांस आनी जानी बंद हो गई थी। उनने जो भी अपने जो कांग्रेस और सीपीसी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पैक्ट में जो कुछ भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से चाइना बड़ा रुष्ट है। हुआ क्या कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो ग्रेट निकोबार है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्कल किया हुआ मैंने, ये है आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार जो है, ये पूरी जो चेन है हमारी, ये अंडमान और निकोबार की, ये अंडमान और निकोबार का पार्ट है। अंडमान और निकोबार का बिल्कुल जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है ये ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड में भारत ने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी परिकल्पना की और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से वहाँ पे पूरा एक मास्टर प्लान बनाया गया और उस मास्टर प्लान में कई सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जानी है। और उसमें सबसे बड़ा जो है कि एक वहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, यानी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। जैसा आपको पता है कि ये विजनजम में अडानी ने बनाया हुआ है। तो ये विजनजम जो है ये यहाँ पे, ये तिरुवनंतपुरम आपको दिख रहा है, ये इस तरफ यहाँ पे आता है। और उसके साथ में ये बन जाएगा एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब। तो भारत का जो व्यापार है वो अत्यंत सुगम हो जाएगा। देखिए कि जो मेजर चैनल्स हैं, जो सी चैनल्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो या तो ये 10 डिग्री चैनल है, इसको 10 डिग्री बोलते हैं, और या फिर ये 6 डिग्री चैनल है। ये 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल का ये मतलब यही है कि ये 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है या फिर 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। तो जितनी भी आपकी वेस्ट टू ईस्ट चैनल्स हैं वो ये 6 डिग्री चैनल्स और 10 डिग्री चैनल्स, यानी तो या तो ग्रेट निकोबार के ऊपर से या फिर ग्रेट निकोबार के नीचे से जाती है। इसलिए यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ में एक बड़ा पावर स्टेशन, एक एयरपोर्ट और एक टाउनशिप के साथ साथ में टूरिज्म डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इस मास्टर प्लान में प्लान थी। तो साहब इससे जो है वो चाइना को बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा ये डुअल यूज़ होगा। इसमें हमारी जो नेवल फैसिलिटीज़ है वो भी साथ साथ डेवलप होंगी और ये बड़ा बेस बनेगा। खासतौर से जो एयरपोर्ट है वो बना ही डुअल यूज़ के लिए बनाया ही जा रहा है। अभी एक वहाँ पर है एक छोटी सी एयर स्ट्रिप, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट बनेगा और इसमें विचार हो रहा है कि इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाए, जैसे कि लोग थाईलैंड से, मलेशिया से, सिंगापुर से वहाँ आना चाहें और कुछ अपना समय बिताकर फिर वापस जाना चाहें तो वो कर सकें। तो साहब एक एनवायरनमेंटलिस्ट, अब आप जानते हैं एनवायरनमेंटलिस्ट कैसे होते हैं, अधिकतर मेंटल होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंटलिस्ट के बीच में आता है मेंटल। एक तरफ एनवायरन फिर मेंटल फिर इस्ट। तो ये जो है मेंटल एनवायरनमेंटलिस्ट है, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि भाई कहीं भी आपको भारत के विकास के लिए या भारत की रणनीतिक महत्व के लिए कोई किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बन रहा हो तो उसमें अड़चनें डालें।
फॉर्चुनेट डाली, कहा कि साहब कि अरे साहब यहाँ तो शोम्पेन ट्राइब रहती है, उसमें 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, और ये 200 लोगों के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये 200 लोग जो है ये एक बड़ी एंशिएंट ट्राइब है, ये समाप्त हो जाएंगे। फिर कहा कि एक और ट्राइब है, निकोबारीज ट्राइब है, उसमें 400 लोग हैं, और ये 400 और 200 लोग जो हैं, भाई इतना बड़ा आइलैंड है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, हाँ, तो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, करेंगे वो उनके लिए कम पड़ेगा। मैं बताऊँ आपको कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं दिल्ली में? 20,000 कम से कम, एवरेज है ये, कहीं कहीं पर उनकी संख्या 1 लाख से भी अधिक। लेकिन वो जो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है ग्रेट निकोबार का, वो इन 200 शोम्पेन और ये 400 निकोबारीज जो लोग रहते हैं उनके लिए कम है उनके अनुसार। खैर, धक्का उनको क्यों लगा? धक्का उनको ये लगा कि देखिए पहले जो है वो एनजीटी ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको पहले एग्जामिन किया था, और 2024 में ही इसको क्लियरेंस दे दी थी, और ये कहा था कि भाई एक कमेटी बना दी थी, और कमेटी को ये कहा था कि भाई आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से। उन्होंने इन प्रिंसिपल इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन किया नहीं था। अब कल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको फुल क्लियरेंस दे दी। फुल क्लियरेंस देने के साथ साथ उसमें उन्होंने भी ये भी नोट किया कि यह जो है एक रणनीतिक महत्व का, अर्थात स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। तो इस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट में हम इसको देखेंगे तो हम इसको, ये होलिस्टिक प्रोजेक्ट है, और हम भी इसको ब्रॉड एक बहुत ही ब्रॉड नज़रिए से, ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दी गई है वो पहले ही रेटिफाई कर दी थी, एक कमेटी अवश्य बना दी थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन भी आ गए हैं, उनको सबको देखते हुए जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी गई थी वो बिल्कुल उचित है, और हम इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बस हम ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस में जो शर्तें रखी गई हैं उनका पालन जो है वो सख्ती से किया जाना चाहिए, इसमें सरकार को कोई समस्या ही नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि मेन ये आ रहा है कि साहब की जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है ये, हाँ, तो ये CRZ के नोटिफिकेशन जो ICRZ के 2019 में है, वो उसका ये बहुत बुरी तरह से इसकी अवहेलना करती है, वायलेशन करती है। तो सरकार ने उसका वो भी दे दिया, जो इस प्रकार के जो भी आ रहे थे CRZ में वो कहा गया, हमने उनको छोड़ भी दिया है, और पूरा मास्टर प्लान बनकर तैयार है, वो अप्रूव हो गया। अब आप बताइए जयराम रमेश अब क्या करें? निश्चित रूप से ये लोग जो है वो आशीष कोठारी जो है, जिन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की है, वो यहीं तक तो रोकेंगे नहीं, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आजकल जिस तरह से चल रहा है, उसे लगता नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इनको कोई रिलीफ मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह रहा है कि जो भी अगर रणनीतिक महत्व की जो योजनाएं हैं उनको जो है इसको रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल इत्यादि में इसी तरह के लोग जो चाइना परस्त लोग थे। बताइए, अरुणाचल में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है बॉर्डर के इर्द गिर्द, तो उसमें भी ये इन्वायरमेंट वाले चले आए थे और कहा था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और सरकार यही लेके आई थी कि भैया बॉर्डर बचाना है। आप तो कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए का मतलब हमारे पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है उसका बचाव करने का साधन ही नहीं है। बचाव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, तो कल को वो चाइना में चला जाएगा, फिर चाइना जैसा चाहेगा करेगा। चाइना जो अपनी तरफ तिब्बत को कर रहा है, वो कोई परवाह करता है क्या किसी तरह के कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की? चाइना की तरफ का इन्वायरमेंट देख लीजिए, तो जैसी मर्जी आती है वैसा वो करते हैं वहाँ पर। इतना सारा जो वहाँ पर थर्मल पावर जनरेशन होता है, वो ऐसे ही होता है क्या? खैर, वो बिसाइड्स द पॉइंट है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ले डाउन किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ तक कि उत्तराखंड के भी परिप्रेक्ष्य में, तो वो एक बैलेंस डेवलपमेंट का मॉडल सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक डेवलप कर चुका है। तो इसलिए यहाँ पर तो वैसे भी कोई स्थिति कोई ऐसी है नहीं कि जिससे आपका कोई बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो रहा हो। जहाँ तक वो ट्राइब्स की बात है, वो ट्राइब्स के लिए पर्याप्त एरिया उनके लिए छोड़ दिया गया है, और उसमें वो आराम से घूम फिर सकते हैं और अपना जो अस्तित्व है वो बचा के रख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई उसमें
व्यवधान नहीं है और ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी ऑब्जर्व कर दिया है। अब इनकी एक और उम्मीद है भाई साहब, एक पैरेलल PIL डाल रखी है इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में जी, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो जुरिस्डिक्शन है वो कलकत्ता हाई कोर्ट लगता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ये PIL डाल रखी है और वो PIL लिस्ट भी नहीं हो रही है, PIL पर सुनवाई भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये जानबूझ के इन लोगों ने कर रखा है क्योंकि ये जब भी आवश्यकता पड़े तो उसको एक्टिवेट किया जा सके। ऐसे देश विरोधी लोगों का क्या किया जाना चाहिए, या आप लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि जो भी ये लोग कर लेते हैं ना, जैसे आपने देखा जयराम रमेश ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को कि बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, बहुत ही अन्याय हो रहा है, ये हमारे इतने महत्वपूर्ण हमारे जो ट्राइबल है 200 उनको बहुत बड़ा खतरा हो गया है। यानी पूरे भारत के 150 करोड़ लोग हैं, उनका जो खतरा है उसकी चिंता नहीं है सोनिया गांधी को। चीन जो है वो भारत के विरुद्ध क्या क्या कर रहा है वो उसकी चिंता नहीं सोनिया गांधी को कभी उन्होंने नहीं कहा। बल्कि जब गलवान का जो किस्सा हुआ था तो उस गलवान के किस्से में बाकी सब भारत के साथ खड़े थे, बाकी सब सरकार के साथ खड़े थे, इन कांग्रेसियों को छोड़कर। उससे पहले डोकलाम में हुआ था तो आपको पता ही है कि किस तरह से राहुल गांधी जाके फ़ोटो खिंचवा रहे थे चीनी राजदूत के साथ में। उनका तो चाइना प्रेम सर्वविदित है, जग जाहिर है। तो इसलिए भाई आज का दिन हमारे ये चाइना प्रेमियों के लिए बहुत ही बुरा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है उनको, और इस धक्के के बाद में वो क्या करेंगे वो पता नहीं। अब और वो कौन सा धक्का लगाएंगे, क्या प्रयास करेंगे, लेकिन अब वो इस ग्रेट निकोबार होलिस्टिक प्रोजेक्ट को, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम रोक नहीं पाएंगे। सो सॉरी फॉर दैट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।